हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल। हमने कोशिका की 5 क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उनमें हमने काफ़ी कोशिकांगों को पढ़ चुके हैं। तो दोस्त, आज की क्लास में हम कुछ कोशिकांगों को पढ़ेंगे और इसके बाद एक क्लास और होगी जिससे आपकी कोशिका कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। ठीक है दोस्त। तो आज हमारी 6वीं क्लास है जिसमें हम कोशिका के कुछ कोशिकांगों को पढ़ेंगे दोस्त। तो आज का हमारा जो कोशिकांग है वो है आपका लवक। लवक प्लास्टिड बोलते हैं इसको, प्लास्टिड। प्लास्टिड। ठीक है दोस्त। देखो, लवक एक कोशिकांग जो है आपका वो मुख्यतः आपका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्त। जो आपका लवक है वो आपके जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करता है। मैं बताऊं आपको कैसे, कि जैसे कि आपका जो लवक है वो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस कारण ये जो प्रकाश संश्लेषण की आपकी क्रिया होती है वो आपके लवक के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक पर्णहरित होता है, उसके अंदर आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए ये पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि पादप कोशिका में जब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं होता, तो आपको अधिकतर लवक ही मिलता है, क्योंकि लवक एक बहुत मोस्ट कोशिकांग है, यानी कि किसका, पादप कोशिका का। तो हम लवक को पढ़ेंगे। लवक की देखो सबसे पहले खोज किसने की, तो लवक की खोज की दोस्त वो आपकी की थी हैकल ने। लवक की जो खोज की वो की थी आपके हैकल ने। अब देखो, जो लवक है आपका, इसकी तुलना हम माइटोकॉन्ड्रिया से कर सकते हैं। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, खुद जैसे मतलब खुद के समान नए कोशिकांग, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नए कोशिकांग बनाने की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है, यानी कि उसमें स्वतः जनन की क्रिया पाई जाती है। इसी प्रकार आप लवक में भी यही सारी कंडीशनें देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने आपको बताया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है, इसलिए हम उसको अर्ध स्वचलित कोशिकांग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं जंतु कोशिका का अर्ध स्वचलित कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसी प्रकार आप पादप कोशिकाओं में आओगे तो लवक में भी कैसे खुद के समान नए कोशिकांग बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये अपने समान नए कोशिकांग बना सकता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अर्ध स्वचलित कोशिकांग बोलते हैं। तो हम जंतु कोशिका का अर्ध स्वचलित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है और पादप कोशिका का अर्ध स्वचलित कोशिकांग कौन सा है, आपका लवक है। ठीक है दोस्त। तो देखो, ये लवक हो गया। तो यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है दोस्त। और लिखें हम इसके बारे में, इसे अर्ध स्वचलित कोशिकांग भी कहते हैं। अर्ध स्वचलित कोशिकांग भी कहते हैं। कोशिकांग भी कहा जाता है। अब देखो, आपका जो लवक है, देखो रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट। दूसरा आपका वर्णी लवक, वर्णी लवक। तीसरा है आपका अवर्णी लवक, लवक। ये तीन है आपके। रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? तीन, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो ये जो लवक हैं आपके सब अलग अलग रंग के हैं। देखो हरित लवक जो होता है इसके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्त, किसके अंदर होती है? हरित लवक के अंदर। तो हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें हरे रंग के पादपों में पाया जाता है, यानी कि ये पादपों में हरा रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक हरे रंग के अलावा जितने भी आपके कलर हैं उनके मतलब दूसरा रंग देने में क्या होता है, ये मतलब सक्षम होता है जी। हरे रंग को छोड़कर शेष जो रंग होते हैं पादपों में उनके रंगों में उत्पन्न करने में, यानी कि उनको रंग देने में अहम भूमिका निभाता है। और जो अवर्णी लवक है ये कोई रंग प्रदान नहीं करता, जैसे कि ये ज़्यादातर जड़ों में पाया जाता है, जैसे शकरकंदी है, आपका आलू है, ये जड़ों में पाया जाता है अवर्णी लवक। ठीक है दोस्त, तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है इन दोनों में, वर्णी लवक में और अवर्णी लवक में केवल दो दो लाइनें। बाकी हमको अच्छे से पढ़ना है अपना हरित लवक। तो देखो अब हम हरित लवक हेडिंग करेंगे और हरित लवक में पढ़ेंगे। देखो दोस्त, हम पढ़ेंगे हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखो हरित लवक जो है आपका हरित लवक आपका पादप कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। ये हरित लवक के अंदर ही आपके क्या पाए जाती हैं? पिगमेंट या वर्णक या रंग या रंजक बोल सकते हैं, ये पाए जाते हैं, जिनके कारण पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो दो पॉइंट, ये एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कि पादपों में पाई जाती है। अब जो हरित लवक है आपका, अब हरित लवक के अंदर पाया जाता है, आप बोल सकते हो रंजक, वर्णक या पिगमेंट। तीनों वर्ड एक ही हैं, रंजक, वर्णक या पिगमेंट। कौन सा पाया जाता है जिसका नाम है आपका हरित लवक जी? तो हरित लवक हो गया आपका आएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोल सकते, क्लोरोफिल या पर्णहरित, पर्णहरित, हरित, पर्णहरित। देखो इसके अंदर पाए जाते हैं आपके हरित लवक के अंदर कुछ वर्णक या पिगमेंट या रंजक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कुछ इसमें आपके कैरोटीन और जेंथोफिल भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीन वर्णक पाए जाते हैं किसमें? हरित लवक में। लेकिन हरित लवक में मुख्य जो वर्णक है वो है आपका क्लोरोफिल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न आपकी क्लोरोफिल में ही होती है। ठीक है दोस्त, तो अच्छे से पता होना चाहिए आपका। ये तो है आपका वर्णक, ठीक है, कौन सा? हरित लवक है ये, सॉरी ये आपका कौन सा लवक है? हरित लवक। इसे क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, अब ये हरित लवक जो है आपका एक, इसे हम क्या बोल सकते हैं? घर बोल सकते हैं। जैसे कि हम रसोई में खाना बनाते हैं, उस घर को क्या बोलते हैं? अलग से सेपरेट क्या बोलते हैं? हम रसोई घर बोलते हैं। उसी प्रकार पादपों का जब भोजन बनता है क्लोरोफिल के अंदर बनता है, लेकिन क्लोरोफिल भी किसके अंदर है? हरित लवक के अंदर। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए क्लोरोफिल से तो हमारा खाना बनेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी। लेकिन हरित लवक के अंदर बनना, इसलिए हम पादप कोशिका का रसोई घर लवक को बोलते हैं। किस लवक को बोलते हैं? हरित लवक को। तो हम बोल सकते हैं कि हरित लवक को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हरित लवक को, हरित लवक को, हरित लवक को
पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब जिस मेन जो पॉइंट है इसके अंदर, जो हरित लवक के अंदर जो पाया जाता है, जो पिगमेंट है, जो रंजक है, जो आपका वर्णक है, वो है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें तो बनती है, यानी कि लवक के अंदर पहले पत्तियों जो हरा भाग होता है पादपों का, उसमें हरित लवक होता है। हरित लवक में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो, इस घर में होती है, इसे घर मान के चलते, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए हरित लवक को हम पादप कोशिका का क्या बोलते हैं, रसोई घर। लेकिन क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण क्लोरोफिल को हम प्रकाश संश्लेषण का अवयव या प्रकाश संश्लेषण का सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अवयव या सेंटर कहते हैं, सेंटर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अवयव या प्रकाश संश्लेषण का सेंटर किसको कहा जाता है, क्लोरोफिल को। देखो, कितनी छोटी सी चीज़ में हमने सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया, हमें ज़्यादा डाटा नहीं लिखना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस लवक से, वो सारी चीज़ें पहला मैंने बोल दिया आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि जंतु कोशिका को पादप कोशिका से सेपरेट कौन सा कोशिकांग करता है, लवक। यही से आपके क्वेश्चन कम से कम 50 बार यही पूछ लेता है आपसे। दूसरा, इसकी खोज किसने की, हैकल ने की। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे अर्धस्वचलित कोशिकांग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद के समान नए कोशिकांग बनाने की क्षमता होती है। हरित लवक, यानी कि लवक के अंदर क्या पाया जाता है, आप लिख सकते हो इस तरीके से। लवक 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, जिसमें मुख्य जो है आपका हरित लवक के, जैसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर एक रंजक होता है, वर्णक या पिगमेंट या रंग होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, लेकिन हमें क्लोरोफिल पढ़ना है। क्लोरोफिल के प्रकार होते हैं वो, तो क्लोरोफिल पर्ण हरित कहलाता है। क्लोरोफिल जो होता है आपका, इसमें मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में ही होती है, क्योंकि जो आपका क्लोरोफिल है, वो याद रखना, क्लोरोफिल में आपके 3 वो पाए जाते हैं आपके मुख्य घटक। देखो, इसमें मुख्य घटक हैं आपके, इसके घटक बाद इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं घटक, वो है आपके कार्बन, दूसरा है आपका हाइड्रोजन, तीसरा आपका मैग्नीशियम। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल में मुख्य घटक कौन कौन से हैं आपके, कार्बन है, हाइड्रोजन है और मैग्नीशियम है। अगर तीनों में से अगर और भी मोस्ट जाने तो सबसे मोस्ट है आपका मैग्नीशियम। अच्छे से याद रखना, क्लोरोफिल में 3 घटक पाए जाते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं तीनों। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका क्लोरोफिल होता है, ये तीनों घटक आपने लिख ली। चलो, इसमें पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करो। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, अभी ये वर्ड आया आपका प्रकाश संश्लेषण, तो हम प्रकाश संश्लेषण को पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से जितने क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, वो किसी टॉपिक से नहीं आए। प्रकाश संश्लेषण से इस बार इतने क्वेश्चन आए। पादप कोशिका से अगर क्वेश्चन बने ना, तो सबसे ज़्यादा बने आपके प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण से देखो, क्वेश्चनों की होगी बौछार। देखो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस,
प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ये जो है आपका, अब देखो इससे आपके क्वेश्चन कितने पूछे गए आपको। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया, यही आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको प्रकाश संश्लेषण में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके सारे सब एग्जाम में पूछे गए। मैं केवल एक एक पॉइंट पर सारे क्वेश्चनों को इसमें लिखता चलूँगा, आप देखते चलो। देखो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया है दोस्त, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है। कैसी है? रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। बात करें हम आगे और, यह एक अपचयी क्रिया है, उपचयी उपचयी क्रिया है, ठीक है। यह एक रचनात्मक क्रिया है, रचनात्मक क्रिया है। और इस प्रकाश संश्लेषण को हम ऊर्जा बंधित क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बंधित क्रिया, बंधित क्रिया। देखो मैं आपको सब ऐसे शॉर्ट में लिखाऊंगा, आपको ये सब अच्छे से याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली बात तो रासायनिक क्रिया जो है आपकी प्रकाशीय ऊर्जा, हरे पौधा जो आपके सजीव हरे पौधे हैं आपके, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक क्रिया में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित क्रिया को क्या बोलते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। ये क्रिया कहाँ होती है? पादपों में होती है, हरे सजीव पादपों में होती है। तो देखो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक क्रिया बोलते हैं, इस क्रिया को हम अपचयी क्रिया बोलते हैं, इस क्रिया को हम रचनात्मक क्रिया बोलते हैं, क्योंकि पेड़ों की इसी से रचना होगी। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पादप बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? इसको रचनात्मक क्रिया भी बोलते हैं और इसे ऊर्जा बंधित क्रिया बोलते हैं। ये चारों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या क्या भाग लेते हैं। देखो आपका 6CO2, मैं और पीछे से लिख देता हूँ, 6CO2 प्लस 12H2O। और ये क्रिया जो होती है वो आपकी होती है प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। देखो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के, अगर इनको कहें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ये क्या कहेंगे इनको? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं दोनों, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कच्चा पदार्थ है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ, ये दोनों, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको 6CO2 प्लस 12H2। ये दोनों यानी कि 6 अणु आपके कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु आपके जल के, ये दोनों जो इन दोनों से मिलकर जो रासायनिक क्रिया होती है इनमें, ये दोनों से मिलकर क्या पदार्थ बनता है। लेकिन इसे पदार्थ बनने से पहले इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कच्चा पदार्थ। ये भी लाइन आपसे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये 4 चीज़ होना आवश्यक। एक तो क्लोरोफिल होना सजीव पौधे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना यानी कि प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है ना। ये प्रकाश लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, प्रकाश यानी क्लोरोफिल हो, प्रकाश हो, तो यह क्रिया संपन्न होगी, है कि नहीं। और इसके साथ क्या क्या होना चाहिए? 6 अणु आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु आपके जल के होना चाहिए। अब इनमें क्या होगी? एक जैविक क्रिया होगी। अब ये क्या उत्पाद बनेगा बाद में? इन दोनों की क्रिया से होने के बाद बनेगा आपका 6C6H12O6 और प्लस 6O2 प्लस 6H2,
ये प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, अब ये दोनों पहली बात तो अब दोबारा यहीं से देखो, ये आपके 6 अणु कार्बन के हैं, ये कहाँ से लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं आपके वातावरण से। ठीक है, वातावरण से लिए जाते हैं। और CO2 का क्या होता है क्रिया में, अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्त, ये वर्ड भी क्लियर पूछा गया आपसे, वातावरण से लिया जाता है, CO2 का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, और भी बात करें, ये कहाँ से लिया जाता है, जल, जल लिया जाता है आपका जड़ से, जड़ से लिया जाता है, जड़ से। अब जड़ से और विभिन्न भागों तक जल को कौन सा ऊतक लाता है, ये भी आप यहाँ लिख सकते हो, जाइलम ऊतक, जाइलम ऊतक आपका जड़ से लेके आता है पानी को और विभिन्न भागों तक ले जाता है। कि आपका जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, आपका पत्तियों में, यानी कि लीफ में पत्तियों में बनता है, तो वहाँ तक ले जाने में काम कौन सा ऊतक करता है, जाइलम। ठीक है दोस्त, तो हमें पता चला कि ये कहाँ से आया, आपका वातावरण से, और क्या होता है, CO2 का अवशोषण होता है। ये कहाँ से आया, आपका जल, जड़ से आया, कौन लेके आया, जाइलम लेके आया। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है आपकी, वो 2 चरणों में संपन्न होती है। तो देखो पहले चरण में क्या होगा दोस्त, प्रकाश संश्लेषण की जो आपकी क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है दोस्त, तो देखो ये वाली जो क्रिया है, इसमें जल का क्या होगा, विघटन होता है। जल का क्या होता है, विघटन होता है। ये वर्ड भी आपसे एग्जाम में पूछा, याद रखना, जल का क्या होता है, विघटन होता है। लेकिन विघटन होता है किस में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, ये पहला चरण है, प्रकाश की उपस्थिति में। और इस क्रिया को जो विघटन होता है जल का, वो कहाँ पर होता है, ये भी हम पढ़ेंगे कहाँ पर होता है। ये होता है आपका पादप के, यानी कि जो आपका पादप होता है उसके अंदर आपके स्ट्रोमा, हम छिद्र को बोलते हैं, और छिद्र के अंदर चपटे आकार की समान क्या होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम ग्रेनम बोलते हैं। यानी कि यो आपका ये जल का विघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है, वो किस जगह होता है, आपका ग्रेनम में। ठीक है, ये ग्रेनम में होता है। अब इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूरी क्रिया को, जल का विघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है, कहाँ पर होता है, ग्रेनम में होता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं हिल क्रिया, हिल क्रिया या फोटोकेमिकल क्रिया, फोटोकेमिकल क्रिया। ठीक है, और इसे प्रकाशीय क्रिया भी बोल सकते हैं हम, समझ रहे, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसे प्रकाशीय क्रिया बोल सकते हैं। अब देखो इधर इसकी बात करें हम, तो देखो CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। और ये किस में होता है दोस्त, प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। ये कहाँ होता है, ये होता है आपके पत्तियों में, यानी कि पत्तियों के किस में, छिद्र में, छिद्र बोल सकते हैं हम इसको, बातरंध्र बोल सकते हैं, बातरंध्र। ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा। ठीक है, तो देखो स्ट्रोमा ये हो गया आपके छिद्र, यानी कि छिद्र में। अब इस क्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, इस क्रिया को हम बोल सकते हैं ब्लैक क्रिया, ब्लैक क्रिया, या इसको बोल सकते हैं हम अंधेरी क्रिया, अंधेरी क्रिया, या बोल सकते हैं हम इसको अप्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया। तो देखो दोस्त, ये जो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है 2 चरणों में होता है, ये आपसे अच्छे से पूछा जाता है, याद रखना। जल का क्या होता है, विघटन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये क्रिया कहाँ होती है, आपकी ग्रेनम में होती है। ये जो मैं आपको हर वर्ड आपसे बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम में पूछे गए, याद रखना। ये जो विघटन होता है कहाँ होता है, ग्रेनम में होता है। ठीक है, पादप के किस भाग में होता है, ग्रेनम में होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी क्रिया को हिल क्रिया बोलते हैं, फोटोकेमिकल क्रिया बोलते हैं। यहाँ CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। इसे ये कहाँ पर होता है, पत्तियों की छिद्र में होता है ना। छिद्र को हम बातरंध्र बोल सकते हैं, स्ट्रोमेटा बोल सकते हैं, स्ट्रोमा।
और इसे ब्लैक क्रिया या अंधेरी क्रिया भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अप्रकाशीय क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, और ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखो आगे, ये आपका C6H12 जो दिख रहा है आपको, ये C6H12 ये आपका मुख्य घटक है। ये बना आपका, इन दोनों की जैविक क्रिया से क्या बना, ये प्राप्त हुआ। ये आपका मुख्य घटक बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं मुख्य पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे हम इन दोनों को बोल सकते हैं उपपदार्थ। ठीक है, ये दोनों पदार्थ जो हैं आपके किस क्रिया के कारण बनते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया से प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया से हमें प्राप्त होते हैं ये। अब देखो, ये जो आपका बनता है इन दोनों की क्रिया से, तो आपसे पूछा जाता है, ये जो आपकी ऑक्सीजन है ये वातावरण में मुक्त होती है, वातावरण में मुक्त हो जाती है, और ये आपका बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम इसको, यानी कि ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। C6H12O6 जो है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका क्या करते हैं पौधे, अपने ऊर्जा के लिए उपयोग में ले लेते हैं, और जो शेष बचता है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। याद रखना, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो हमारा जो कुछ भाग है खाने का वो किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। उसी प्रकार हमारा भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, उसी प्रकार पादपों का जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो ये कुछ भाग को तो ऊर्जा के रूप में ले लेते हैं, और जो शेष भाग बचता है, शेष भाग बचता है उसे किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च या मंड बोलते हैं इसको। मंड रूप में क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, यानी कि संचित करते हैं। ठीक है, इसको किसको, ग्लूकोज को। तो इसका ये कर लिया, इसका तो इसने उपयोग कर लिया, शेष बचा उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया, ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त कर दिया। और ये आपका जल है, ये क्या करती है, कोशिका द्वारा कोशिका इसको अवशोषित कर लेती है, कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और पुनः जैविक क्रिया में जो क्रिया चल रही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसी में दोबारा भाग लेना मतलब शुरू कर देते हैं, यानी कि ये दोबारा से वही क्रिया करने में शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ों को समझा। पहले तो ये दोनों से मिलकर ये प्राप्त हुए हमें, एक आपको ग्लूकोज प्राप्त हुआ, ये ऑक्सीजन प्राप्त हुई, ये आपको जल प्राप्त हुआ। तो जल तो पुनः जैविक क्रिया में भाग लेता है, ऑक्सीजन होती है वातावरण में मुक्त हो जाती है, और जो आपका ग्लूकोज बचा वो क्या करता है, ग्लूकोज को ही तो हम ऊर्जा के रूप में लेते हैं, तो पौधे भी इसका कुछ भाग ऊर्जा के रूप में ले लेते हैं, और शेष कुछ जो भाग बचता है उसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं या संचित कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो और इसमें देखो हम और क्या कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये आपसे पूछा जाता है, जो ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो जैविक क्रिया जो होती है आपकी रासायनिक क्रिया, वो आपके जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, यानी किससे निकल के आते हैं। तो आप बोल सकते हो, एग्जाम में आता है, ये जल के अणु से प्राप्त होते हैं। जो ऑक्सीजन के अणु हैं, ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, जल के अणु से। बस ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ये जो जल है इससे प्राप्त होते हैं ऑक्सीजन के अणु। ठीक है दोस्त, इसके बाद मैं देखो यहाँ बताऊँ आपको, जो छिद्र होते हैं आपके बातरंध होते हैं पत्तियों में, स्ट्रोमा बोलते हैं इनको, स्ट्रोमेटा नहीं, स्ट्रोमा जो छिद्र होते हैं आपके पत्तियों में, आपको बताऊं, देखो ये जो आपका छिद्र है, ठीक है, इसे हम स्ट्रोमा बोल दिया। लेकिन इसके जो भार जो होती है ना, देखो अंदर जो छिद्र है, ये छिद्र हो गया, छिद्र हो गया, ठीक है। इसके जो भार जो होती है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, रक्षक कोशिका बोलते हैं, याद रखना, रक्षक। ये मैं आपको अभी पादप जगत पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ छिद्र की जो बात हुई है इसलिए मैंने बता दिया। जो पादप के पत्तियों में जो छिद्र होता है ना,
उसके चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्षक कोशिका होती हैं। इन कोशिका को हम गार्ड सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये जो छिद्र होते हैं ना, यानी कि जो ऑक्सीजन मतलब CO2 लेते हैं, O2 मतलब छोड़ते हैं पादप, तो ये उनका जो छिद्र बंद यानी कि चालू करने का यानी कि आदान प्रदान करने का जो सिस्टम होता है, उसमें एक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस तत्व का नाम है पोटेशियम। पोटेशियम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है पोटेशियम से कि छिद्र के बंद और खुलने का जो मतलब जो सहायता मिलती है, यानी कि कौन इसमें भूमिका निभाता है, कौन सा तत्व भूमिका निभाता है, तो वो पोटेशियम है, ठीक है। रक्षक कोशिका या गार्ड सेल बोल सकते हैं हम इनके चारों तरफ, छिद्र के चारों तरफ कौन सी कोशिका होती है? रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। बाकी जो जितना भी शेष बचेगा हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से या और भी पादप से, तो वो हम पूरा पादप जगत में पढ़ेंगे। यानी अभी बॉटनी पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा नाम आया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया का, तो मैंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं और जो बने हैं दोस्त, वो मैंने आपको अच्छे से करा दिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट करो और बाकी बच्चेगा वो मैं आगे जब करा दूंगा, जब मैं आपको वनस्पति जगत पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्त। आप इसे स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। दो क्वेश्चन और अच्छे से याद रख लो। जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश आता है आपका, तो पौधे उस प्रकाश का कितना % भाग ग्रहण करते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, तो इसे भी आप लिख सकते हैं, याद रखना 1% भाग। पादप जो 1% भाग क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग में लेते हैं, 1% भाग। और याद रखना प्रकाश संश्लेषण क्रिया और CO2 इन दोनों का पादप के भोजन में क्या होता है? दोनों का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये अपन हो गया अपना ये। अब पढ़ते हैं हम दूसरा लवक, सॉरी दूसरा, हाँ लवक पढ़ते हैं दूसरा। देखो इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है, 2 लवक हैं आपके। देखो वर्णी लवक, वर्णी लवक, इसमें हम लिख सकते हैं हरे लवक को छोड़कर पादपों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग प्रदान करता है, प्रदान करने वाले लवक को वर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक कहते हैं। यह लवक बीज, फूल, फल में आकर्षक रंग प्रदान करता है। आकर्षक रंग प्रदान करता है। आकर्षक रंग प्रदान करता है, ठीक है। आपको वर्णी लवक में बस इतना ही याद रखना। अवर्णी लवक को, अवर्णी लवक याद रखना। इसमें एक चीज और, यह लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संपन्न होता है। संश्लेषण की क्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। दूसरा आपका वर्णी लवक, अवर्णी लवक।
अवर्णी लवक। यह लवक कोई रंग प्रदान नहीं करता, या प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण लिखा, प्रकाश की उपस्थिति में होता है ऐसा, या प्रकाश की उपस्थिति में होता है, या प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। यह मूलतः जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, इस लवक को संचय लवक भी कहते हैं। संचय लवक भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, देखो ये दो लवक हैं आपके, ये आपका वर्णी लवक और ये आपका अवर्णी लवक। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्त, वर्णी लवक में पादपों में हरे रंग को छोड़कर, यानी कि हरे रंग हमने किसको दे दिया, हरित लवक को, यानी कि पहला लवक। दूसरा है पादपों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग प्रदान करने वाले लवक को वर्णी लवक कहते हैं। यह लवक बीज, फूल, फल में आकर्षक रंग प्रदान करता है। यह लवक प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये याद रखना, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। अवर्णी लवक, यह लवक कोई रंग प्रदान नहीं करता है, यह प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, यह मूलतः जड़ों में पाया जाता है। इस लवक को संचय लवक भी हम कहते हैं। तो दोस्त, हमारा लवक जो कोशिकांग है आपका, जो कि पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो हमने आज अच्छे से पढ़ लिया। एक आपका कोशिकांग और है जो आपका पादप कोशिका में ही पाया जाता है, उसे और पढ़ लेते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और कोशिका की लास्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखो आपका लास्ट कोशिकांग है, सॉरी आज की क्लास का स्फेरोसोम। और एक चीज़ और मैं भूल गया आपसे, जैसे कि आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया और भी कोशिकांग पढ़ाए थे, और मैंने आपको पढ़ाया था एक केंद्र का कोशिकांग पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो केंद्रक होता है, और सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो होता है आपका राइबोसोम होता है। इसी प्रकार आपका पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो आपका लवक होता है, और सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो आपका स्फेरोसोम होता है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी मैंने इससे पहले जो कोशिकांग पढ़ा है लवक, वो पादप कोशिका का एक सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है दोस्त, तो देखो स्फेरोसोम, जो आपका स्फेरोसोम है, यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिकांग तेल युक्त बीजों में पाया जाता है। तेल युक्त बीजों में पाया जाता है।
यह कोशिकांग वसा का संचय करता है यानी कि स्टोर करता है। और इसमें लिखेंगे हम यह कोशिकांग या पादप कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग है। इस कोशिकांग को पादप कोशिका का लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम या लयनकाय कहते हैं। ठीक है दोस्त, देखो स्पेरोसोम आपका पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह पादप कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिकांग तेल युक्त बीजों में पाया जाता है, यानी कि जिन सीड़ों का जो आपका तेल निकलता है उन कोशिकांगों में ये जो तेल युक्त जो बीज होते हैं उनमें यह कोशिकांग मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिकांग वसा युक्त होता है। यह पादप कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग है। इस कोशिकांग को पादप कोशिका का लाइसोसोम कहते हैं। तो दोस्त आज हमारे दोनों कोशिकांग कंप्लीट हो गए जो कि आपके पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, हमने इससे पहले 5 क्लास में और अच्छे से काफ़ी कोशिकांगों को कवर किया। आज की क्लास में भी हमने मुख्यतः पादप कोशिका के कोशिकांगों को पढ़ा। एक आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम गुणसूत्र और क्या बोलते हैं आपके सेंट्रोसोम जो आपके 2 कोशिकांग और हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कोशिका फिनिश करेंगे। आपकी एक क्लास में कोशिका जो विभाजन है उसकी मैं लूँगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी कोशिका कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं हम अपने वर्गीकरण को कोशिका के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ और आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्त मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।